हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैं आज आपके लिए इनकम टैक्स के टीडीएस का सेक्शन लेकर आया हूं 194I टीडीएस ऑन रेंट, जो कि हमारे रेंट के ऊपर लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो है वो है टीडीएस ऑन रेंट 194 सॉरी सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट पेयर एनी पर्सन। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। लेकिन कौन से इंडिविजुअल और एचयूएफ इसमें कवर होंगे? इन केस अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट ओनली यदि उनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है। किस केस में? बिजनेस के केस में। और या तो फिर उनकी ग्रोस रिसिप्ड 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ प्रोफेशन। मतलब टीडीएस कौन काटेगा? देखो, टीडीएस क्या होता है, जो हम रेंट पे करते हैं उस रेंट के ऊपर टीडीएस कटता है। और टीडीएस किस सेक्शन में कटता है? 194I में कटता है। और टीडीएस किसे काटना आवश्यक है? एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, जैसे कंपनी हो, फर्म हो, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में यदि बिजनेस के केस में 1 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है या प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपए से अधिक हो जाती है ग्रोस रिसीव्ड, तो उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद पेई एनी रेसिडेंट पर्सन। और पेई कौन? जिसको हम रेंट पे करेंगे वो कौन होगा? पेई। और पेई कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अब जो रेट है, जो टीडीएस का जो रेट है वो क्या रहेगा? देखो, इन केस प्लांट एंड मशीनरी, यदि आप प्लांट एंड मशीनरी पर रेंट पे करते हैं तो उस पर आपको 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपने लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर आपने किराए पर लिया है और उसके ऊपर आप यदि रेंट पे करते हैं तो आपको 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नोट, लेकिन अब यदि आप 1.5% या 7.5% टीडीएस डिडक्ट करेंगे यदि आपने पेमेंट कब करी है? 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में यदि आपने रेंट पे किया है तो जो टीडीएस का रेट है जो कि प्लांट एंड मशीनरी पर 2% है, वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 1.5% हो जाएगा। और जो लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर पर जो रेट 10% है वो रिड्यूस होकर 7.5% हो जाएगा। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि ये ड्यू टू कोविड के कारण टीडीएस के रेट रिड्यूस किए गए थे। बाकी हमेशा 2% और 10% ही टैक्स रहते हैं। उसके बाद यदि आपको टीडीएस नहीं काटना है, यदि नो टीडीएस, यदि रेंट अप टू 2,40,000, यदि एनी पर्सन या इंडिविजुअल या एचयूएफ उनको यदि वो रेंट पे करते हैं, कितना? पूरे साल में 2,40,000 रुपये तक यदि वो रेंट पे करते हैं तो उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप 2,40,000 से ज़्यादा रेंट पे करते हैं तो आपको पूरे होल अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इसमें एक बात और है, यदि प्रॉपर्टी इज ओन बाई मोर देन वन, यदि मान लो एक प्रॉपर्टी से यदि एक से ज़्यादा मालिक हैं तो जो ये लिमिट है 2,40,000 की, ये प्रत्येक ओनर को अलग अलग मिलेगी। मतलब जैसे मान लो किसी लैंड या बिल्डिंग के 2 ओनर हैं तो उनको जो लिमिट है 2,40,000 रेंट की, ये दोनों को सेपरेट मिलेगी। मतलब जैसे मान लो ए है तो ए को 2,40,000 रुपये और बी है तो बी को 2,40,000 रुपये। मतलब ये लिमिट जो है 2,40,000 की, ये प्रत्येक ओनर को सेपरेट मिलेगी, है ना। नो
रिफंडेबल डिपॉजिट, यदि मान लो आपने डिपॉजिट किया है या आपको एरियर ऑफ द रेंट रिसीव्ड हुआ है या बकाया रेंट रिसीव्ड हुआ है या आपको एडवांस में रिसीव्ड हुआ है रेंट, तो इस पर भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, हमने जैसे मान लो कोई लैंड और बिल्डिंग ली और उसके ऊपर हमने कुछ डिपॉजिट शुरू में स्टार्ट में दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने 50,000 रुपये हमने स्टार्ट में डिपॉजिट दिया और ये डिपॉजिट हमको रिफंड नहीं होने वाला है, तो इस जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है इस 50,000 के ऊपर भी हमको टीडीएस काटना है। यदि कोई बकाया रेंट हमको मिल जाता है पिछले सालों का, तो उसको भी हमको टीडीएस काटना है, और यदि हमको एडवांस में रेंट मिल जाता है तो उस पर भी हमें टीडीएस काटना है। यदि रेंट इज पेड टू द बिजनेस ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट ऑफ द रियल एस्टेट एसेट्स इज एग्जम्प्ट है 1023 FCA, देन टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। देखो क्या होता है, कुछ ट्रस्ट होती हैं, वो ट्रस्ट जो है यदि वो ट्रस्ट को यदि मान लो रेंट मिलता है, वो रेंट क्या होता है, वो रेंट ट्रस्ट को पेड होता है, तो जो रेंट को जो ट्रस्ट मिलता रेंट मिलता है जो ट्रस्ट को, वो रेंट जो है ट्रस्ट के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, किसमें 1023 FCA में, इसलिए उस पर टीडीएस रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर टीडीएस आपको नहीं काटना है। चौथी कंडीशन हमारी है कि लैंडिंग एंड पार्किंग चार्ज पेड बाय द एयरलाइन कंपनी टू एयरपोर्ट अथॉरिटी। जो हमारी एयरलाइन कंपनी होती हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती हैं, उस पर क्या करती हैं, उस पर जैसे कि मान लो जैसे आपका एयरप्लेन उतरा या उसके ऊपर जो सर्विस देता है एयरपोर्ट, उस पर क्या करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी, उनसे लैंडिंग और पार्किंग चार्ज करता है। तो इस पर क्या है, ये लैंडिंग और पार्किंग चार्ज रेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो है ना, ये जो लैंडिंग और पार्किंग चार्ज है ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें रेंट इंक्लूड नहीं है, इसमें और बहुत सारी फैसिलिटी इंक्लूड है, इसलिए इसे रेंट नहीं माना जा सकता। तो इसका जो टीडीएस है वो 194I में नहीं काटा जाएगा, बल्कि टीडीएस 194C में काटा जाएगा। किस पर, लैंडिंग पार्किंग चार्ज पर। यदि आपने रेंट में इंक्लूड है म्युनिसिपल टैक्स, तो नो टीडीएस। यदि आप जो रेंट पे कर रहे हैं, एग्जांपल के जो तौर पर आप 3 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हैं और उसमें यदि आपका 20,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स है, तो उस 20,000 रुपये के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, ओनली 2,80,000 के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, मतलब म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। यदि रिसिपेंट मतलब जो रेंट प्राप्त कर रहा है ना, अगर रेंट कैन गिव द डिक्लेरेशन, यदि वो डिक्लेरेशन दे देता है 197A में, कैसे 15G और 15H में, तो उसको टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यदि मान लो एग्जांपल के तौर पर जो रिसिपेंट को अपन रेंट पे कर रहे हैं और उसकी जो टोटल इनकम है वो यदि मान लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा नहीं है, और वो यदि 15G और 15H फॉर्म भर देता है, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा, और प्लीज़ यदि कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।